हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई मंथ के ये हमारा तीसरा वाला पार्ट है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया गया है, तो वहां जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी को। तो विक्रम दुर्रईस्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं, इतना आपको याद रखना है इस प्रश्न से। बाकी 3 अपॉइंटमेंट मैं आपको और बताऊंगा। डॉक्टर विदु पी नायर, ये भी तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत बने हैं। हेमंत हरिश्चंद कोटलवार, ये चेक रिपब्लिक में भारतीय राजदूत बने हैं। और गोरंग लाल दास, ये ताइवान में भारतीय राजदूत बने हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, कई बार आप सुनते होंगे राजदूत के बारे में, कई बार हम सुनते हैं उच्चायुक्त के बारे में यानी कि एम्बेसडर, और कई बार आप सुनते हो हाई कमिश्नर के बारे में। इनमें अंतर क्या होता है? तो वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन अगर डिटेल में आपको जानना है तो इसका मैंने वीडियो भी बना दिया है। और उस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी आपके एम्बेसडर और उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न में 4 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताए, ये चारों आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश से कैपिटल याद रखो, ढाका है। ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा, बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और अरब सागर में जो निसर्ग नाम का तूफान उठा था उसका नाम भी बांग्लादेश ने ही रखा था। बांग्लादेश के साथ हम एक एक्सरसाइज, एक युद्धाभ्यास भी करते हैं संप्रीति नाम से, और इसी साल फरवरी में संप्रीति 9 युद्धाभ्यास हमने किया था। 9 मतलब ये नवा एडिशन था। कहां पे किया था? मेघालय के उमरोई में। तो ये भी आप याद रखना। फिर है, वाणिज्य उद्योग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूएसए वित्त वर्ष 2019-20 में भी लगातार दूसरे साल मतलब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। इससे पहले अगर बात करें 2013-14 से लेकर 2017-18 तक चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन अभी लगातार 2 वित्त वर्ष से यूएसए है। अच्छा, हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं, ये हमारे रेल मंत्री भी हैं। फिर किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो इसके द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो इसमें गांव स्तर पर किसानों के नाम, उनकी जमीन का विवरण, बैंक खाते और खेती की जाने वाली उनके फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। तो कहां पे शुरू हुई है ये ई क्रॉप नाम की पहल? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखो, अभी तो हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। अमरावती में ही देश का 25वां हाईकोर्ट भी बना है, जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया था और कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने, और किसानों के लिए सी मैप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी आपका आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे है आंध्र प्रदेश और सब्जियों में टॉप पर है पश्चिम बंगाल। फिर है, बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हेमांग अमीन को। एक्चुअली अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बीसीसीआई के जो सीईओ थे राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जब तक कोई परमानेंट सीईओ नहीं आ जाते हैं तब तक हेमांग अमीन को इंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये हेमांग अमीन कौन है? ये वर्तमान में आईपीएल के सीओओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बाकी शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन थे ये, लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल द्रविड़ की बात करेंगे तो पिछले साल ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख बने थे। और राहुल द्रविड़ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, अभी विजडन इंडिया ने जो पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें राहुल द्रविड़ 50 सालों में बेहतर टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। और रविंद्र जडेजा की बात करेंगे तो अभी विजडन ने 21st सेंचुरी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना था इनको भारत में। वैसे पूरी दुनिया में तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे। बीसीसीआई की बात करेंगे, स्थापना 1928 में हुई। फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और बीसीसीआई के जो सचिव है उनका नाम है जय शाह। अभी बीसीसीआई के लोकपाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 1 साल का, उनका नाम है DK जैन। फिर एक किस आईआईटी ने शुद्ध नाम के एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है, तो आंसर होगा IIT कानपुर। तो अभी IIT कानपुर ने शुद्ध नाम से एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है। तो ये जो डिवाइस है ये 15 मिनट में 10 बाई 10 के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसे स्मार्टफोन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। और अल्ट्रा वायलेट से कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी DRDO ने भी ध्रुव्स DHRUVS ध्रुव्स नाम से अल्ट्रा वायलेट बेस्ड सैनिटाइजर विकसित किया था। इसके अलावा एक केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर भी बनाया था। बाकी IIT कानपुर से आपको याद होगा अभी इसने मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप बनाया था। और IIT कानपुर ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए वो हर दिन 25,000 मास्क बना रहा है। बाकी IIT मद्रास की बात करेंगे तो अभी ये कई कारण से न्यूज में था। जैसे हमने पढ़ा था अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया है। उसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। अभी HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की है उसमें भी ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पे रहा। बाकी IIT बॉम्बे की बात करेंगे तो ध्रुव नाम से एक चिप बनाया इसने, और क्वारंटाइन एप्लीकेशन इसने बनाया था। बाकी डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंह इसने बनाया था। और IIT रुड़की, अभी आपको याद होगा IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स जिसे कहते हैं यूनिसेवियर वो डेवलप किया था। प्राणवायु नाम से लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर इसने बनाया है। और IIT रुड़की के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसमें 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, जिसमें एक्सरे स्कैन का यूज करके बताया जाएगा कि उसको कोरोना है या नहीं है किसी भी व्यक्ति को। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को एलाइड्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को एलाइड्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस एप्लीकेशन में महत्वाकांक्षी सुरजी गांव योजना के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का विवरण आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। और ये सम्मान देश के प्रतिष्ठित IT संस्थान एलाइड्स टेक्नोमीडिया ने डिजिटल पहल के तहत दिया है। छत्तीसगढ़ की बात है तो कैपिटल इसकी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खुला है। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया है। अभी होम डिलीवरी के लिए यहाँ पे CG हार्ट योजना भी शुरू हुई थी। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा यहाँ की पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए स्पंदन योजना शुरू हुई थी। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत ये आपके छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से 3 नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद रखना। एक तो इंद्रावती नेशनल पार्क, किंगरवैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क अब छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी याद रखना। फिर किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, तो आंसर होगा के शिवन को। ये इसरो के चीफ हैं के शिवन। और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के 2020 वॉन करमन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब मार्च 2021 में पेरिस में इनको ये सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, के शिवन के पहले 2 भारतीयों को ये अवार्ड मिल चुका है, एक तो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को और UR राव को। बाकी इंदु जैन अभी 2020 के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको। और किरण मजूमदार शॉ की बात करेंगे तो इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला था। ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय बनी थी। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था अभी इनको, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये सम्मान पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। गीता सेन ये भारतीय एक्टिविस्ट हैं और डैन डेविड पुरस्कार जीता था इन्होंने। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। अब इसमें क्या है आपको पता है, जो स्ट्रीट वेंडर हैं यानी कि जो सड़क के किनारे छोटे मोटे ठेले लगाते हैं, दुकान वगैरह लगाते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकें। और इसे लागू करने में मध्य प्रदेश अभी टॉप पे रहा है।
टॉप पे रहने का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा लोगों का भी इस योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है और सबसे ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत लोन भी दिया जा चुका है। उस मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे है। फिर अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन को। तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर बन गए हैं ये रुद्रेंद्र टंडन। बाकी विक्रम दुर्रई स्वामी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत बने हैं। डॉक्टर विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत बने हैं। हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार ये चेक रिपब्लिक में भारतीय राजदूत बने हैं। और एक और नाम हमने पढ़ा था, ताइवान में भारतीय राजदूत कौन बने, तो गौरंग लाल दास। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान, अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा स्टीफन किंग। तो स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह है ये बुक, जिसे अभी रिलीज किया गया है। बुक का नाम है इफ इट ब्लीड्स। स्टीफन किंग के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। एक तो 2014 को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स अवार्ड मिला था इनको, और 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल मिला था इनको। तो सिंपल सा बुक का नाम याद रखो और उसके लेखक का नाम याद रखो आप। बाकी रस्किन बॉन्ड ये अभी 2 बार न्यूज में थे, 2 बुक लिखी इन्होंने, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नाम की बुक लिखी है। तेंजिन गेये टेथोंग की बात करेंगे, दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है इन्होंने, और उस आत्मकथा का बायोग्राफी का नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा फिक्की के साथ। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये समझौता हुआ है यूनिसेफ के हैशटैग री इमेज अभियान को तैयार करने के लिए। तो इस अभियान का उद्देश्य है भारत में कोविड-19 प्रक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना। फिक्की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। नई दिल्ली में मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसके अध्यक्ष नई बनी थी अभी संगीता रेड्डी। अच्छा बताओ, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी थी, जानवी फूकन बनी थी। फिर विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाता है। इसकी थीम क्या रही, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अशोक लवासा को। अशोक लवासा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं। पर अब इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो अब इन्हें चुनाव आयुक्त का पद छोड़ना पड़ेगा। बाकी नितिन मेनन आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय और सबसे युवा एम्पायर बने हैं। जोया खान, ये भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। और ब्रजेंद्र नवनीत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत बने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1966 में हुई, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। फिर है भारत के किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में इंडियन रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ये कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर देश का पहला केबल रेल पुल है, मतलब कटरा और रियासी को आपस में जोड़ेगा ये पुल। और इस रेल ब्रिज का नाम क्या है, अंजी खड ब्रिज, जो किस नदी पे बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। इसकी जो लंबाई है 473.25 मीटर है। इस ब्रिज में केवल एक पिल्लर है और इस सिंगल पिल्लर की ऊंचाई है 331 मीटर रिवर के बेड से। और कौन बना रहा है इसे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इस ब्रिज को बना रहा है। और ये बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा। और ये ब्रिज पूरा बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। अच्छा, भारतीय रेलवे से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड करने का लक्ष्य बनाया है, तो आंसर होगा 2030 तक। उसके अलावा याद रखना, अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, नागपुर से कोरबा तक चली थी ये।
और डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन भी चलाई थी पहली बार भारत में चली है ये। कहाँ से कहाँ? पालमपुर और बोटाड के बीच में चली है, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बन रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन में, जो कि कर्नाटक में है। इसकी लंबाई है 1400 मीटर। वैसे अभी वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। फिर एक किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा वेद प्रकाश दुदेजा को। तो ये जो वेद प्रकाश दुदेजा है, कौन है ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी कि रेल लैंड डिपार्टमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है, और इन्हीं को 2020 के इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मैंने अभी जो आपसे कहा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका काम क्या होता है? ये रेल की जो खाली पड़ी भूमि होती है उसे कमर्शियली यूज करके रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी सचिन अवस्थी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने। बेयोंसे पॉप स्टार हैं ये, इन्हें बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। रतन लाल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था। फिर है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा सुब्रमण्यन शर्मा को। बाकी इंजेती श्रीनिवास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के सेंटर अथॉरिटीज के पहले चेयरमैन बने हैं ये। श्रीकांत माधव वैद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने, और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या नाम है उनका? आंसर होगा एलिस फाकफाक। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे ये, और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इसी साल जनवरी में ही तो प्रधानमंत्री बने थे ट्यूनीशिया के, और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी आंद्रेज दूदा की बात करेंगे, पोलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। और ली सीन लूंग, ये सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जीन कैस्टैक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार, प्रेसिडेंट है केस सैयद। फिर हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा ब्रेट ली को। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये ब्रेट ली, और अभी इन्हीं को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी हुई ताजा जानकारियां, अपडेट्स वगैरह डेटा प्रोवाइड करती है। सौरव गांगुली की बात करेंगे, अभी ये JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे सुनील छेत्री के साथ में। याद रखना, मैंने ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? JSW सीमेंट के। अगर आपसे पूछा जाए JSW स्टील के कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर, तो ऋषभ पंत बने थे। रोहित शर्मा अभी इंडो इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दुबई की जो क्रिकेट एकेडमी है क्रिक किंगडम, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के बने थे। फिर है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो आंसर होगा केरल में। तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को, जिसे वल्लार पदम टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, ये कोचिन बंदरगाह केरल में है, और यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब पोर्ट है। अच्छा, ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? तो ये बंदरगाह पर एक टर्मिनल होता है जो कंटेनरों को संभालता है, उन्हें टेम्परेरी होल्ड करता है, मतलब कुछ समय के लिए आप उसे जो कंटेनर है वहां पे संग्रहित कर सकते हो, और फिर आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे दूसरे जहाजों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उसे ही कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। फिर एक किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम है कोरोश्योर, इसको तैयार किया है, तो आंसर होगा IIT दिल्ली। तो अभी हमारे जो HRD मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने IIT दिल्ली के द्वारा बनाया गया एक कम लागत वाला कोविड-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कोरोश्योर इसका नाम है, और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। अभी आपको याद होगा IIT दिल्ली ने कोपाल 19 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, और पहला एंटी माइक्रोबियल और धोकर यूज करने वाला मास्क भी बनाया था N-Safe नाम से। उसके अलावा प्रकृति नाम से डैशबोर्ड भी बनाया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। IIT कानपुर में आपको बता चुका हूँ, शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया इसने, और मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। बाकी IIT मद्रास के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स इसने शुरू किया। और HRD मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे रहा था। IIT बॉम्बे ने अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था, उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी डेवलप किया था, और डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक भी बनाया था।
फिर है, अभी किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा शुरू हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है और इसी के साथ NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है, जिससे कार पार्किंग के चार्जेस ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक में है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने स्काई ट्रैक्स नाम का अवार्ड जीता है। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा बना था ये। बाकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था ये। और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना ये। फिर है, हाल ही में किस राज्य के पोबार रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के धूमाजी जिले में जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है यानी कि जो आरक्षित वन है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा हमने अभी पढ़ा भी था कि असम का जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, तो वो पॉइंट भी याद रखना। फिर सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा चान संतोखी। सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और यहीं पे भारतवंशी चान संतोखी को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। असल में इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बाकी माइकल मार्टिन की बात करेंगे, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री बने और लाजरस चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने थे ये। सूरीनाम की कैपिटल है पैरा मेरिबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर और प्रेसिडेंट यही बन गए चान संतोखी। फिर किस राज्य में केर पूजा नाम का विशेष त्योहार शुरू हुआ? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। केर पूजा ये त्रिपुरा का सबसे विशेष त्योहार है और ये जो केर है इसको त्रिपुरा के शाही परिवार का वास्तु देवता माना जाता है। और आदिवासी कोक बोरोक भाषा में केर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। तो सिंपल सा याद रखना, केर पूजा ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में। फिर 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने पत्रकारों को चुना गया? तो आंसर होगा 4 को। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा ये सम्मान हर साल उन साहसी पत्रकारों को दिया जाता है जो कई खतरों, कई हमलों या कारावास का सामना करने के बाद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। और इस बार ये 4 देशों के 4 पत्रकारों को दिया जाएगा। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम को मिलेगा, ईरान के मोहम्मद मोजीद को मिलेगा, नाइजीरिया के डापो ओलोरुओमी को मिलेगा और रशिया के स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा को मिलेगा। अच्छा, इन चारों के अलावा एक लॉयर हैं अमल क्लूनी जो कि ब्रिटेन से हैं। इनको ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये नाम भी ध्यान रखना। इन्हें ये सम्मान नवंबर में मिलेगा और जब मिलेगा तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से 2019 में 5 लोगों को मिला था ये सम्मान, जिसमें एक भारतीय भी थी। उनका नाम आपको याद होगा, नेहा दीक्षित उनका नाम था। अब यहाँ से लिंक करके कुछ पॉइंट मैं आपको याद कराता हूँ। एक सिद्धार्थ वरदराजन का नाम आपने कई बार सुना होगा, मैंने कई बार आपको बताया है। अभी 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए ड्यूशे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया था। उसमें से ये एकमात्र भारतीय थे, सिद्धार्थ वरदराजन। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो इस पे भारत 142 नंबर पे रहा था, टॉप पे नॉर्वे था। और ये रिपोर्ट जारी की थी, इंडेक्स जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। फिर किसने तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है, रिलीज किया है? तो आंसर होगा पेमा खांडू ने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये पेमा खांडू और इन्होंने द तंगम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सियांग जिले के कोकिंग गांव में रहते हैं। 2016 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार तंगम्स समुदाय की आबादी केवल 253 थी, जो केवल एक ही गांव में रहती है। तो आपको ये याद रखना है,
बाकी अभी आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज किया था, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाम से, जिसको लिखा है CAV पट्टाभी राम ने। फिर एक किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ में एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा भारत ने। तो इस समझौते के तहत प्रत्येक देश की एयरलाइंस एक दूसरे के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करेगी। बाकी ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी समझौते पर बात चल रही है। अगर इसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो एयर बबल ये दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए खास तौर पर बनाया गया एक एयर कॉरिडोर है, जिसमें कोविड-19 के समय कुछ जरूरी शर्तों और नियमों का ध्यान रखते हुए दो देश आपस में एयर फ्लाइट्स को शुरू कर सकते हैं। अभी आपको पता है कोविड-19 का वक्त चल रहा है, सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, तो ये एक नई तरक्की की चीज शुरू की है एयर बबल नाम से, जिसमें दो देश आपस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू कर सकते हैं कुछ नियम और शर्तों के अनुसार। और ये जो योजना है इसको वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जा रहा है। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में जो डकार युवा ओलंपिक होने थे उनको किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक। और ऐसा किया क्यों? ऑब्वियस सी बात है, कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित किया गया। और साथ में आपको बता दूं, ये जो डकार यूथ ओलंपिक गेम्स है ये अफ्रीका में पहला ओलंपिक होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। और ओलंपिक से कुछ पॉइंट मैं आपको और बता दूं, आपको पता है 2020 में जो समर ओलंपिक होने वाला था जापान के टोक्यो में, कोविड-19 के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब ये 2021 में होगा। और इसके जो शुभंकर हैं उन क्या है वो शुभंकर? मिराई तोवा और सोमाइती। और 2022 में जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे बीजिंग चाइना में होंगे, उसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन और शुएन रॉन। फिर 2024 में जो समर ओलंपिक गेम होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम होंगे वो मिलान कोर्टिना इटली में होंगे। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब और दे दो, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया हमने? तो आंसर होगा 23 जून को, ये भी याद रखना। फिर एक किसे आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं जो अब HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन बन गई हैं। और ये किनकी जगह लेंगी? तो ये अपने पिता शिव नादर की जगह लेंगी। आपको बता दूं ये रोशनी नादर साल 2017 से लेकर 2019 तक फोर्ब्स की 100 द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी रही हैं। और IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा 2019 में देश की सबसे अमीर महिला भी थी। और अभी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बन गई हैं। बाकी अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनी। और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने। HCL मतलब होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नोएडा में। फिर हाल ही में साइबर नाम के वर्चुअल जागरूकता अभियान को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो ये जो अभियान है ये राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। ये साइबर नाम का वर्चुअल अभियान 1 महीने तक चलेगा, जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएगा। तो किसने शुरू किया? तेलंगाना की पुलिस ने। फिर एक किस IIT ने एक पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया है? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूल हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है और इस हॉस्पिटल यूनिट को नाम दिया गया है मेडिकैब। इसे सिर्फ 2 घंटे में केवल 4 लोग कहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। अभी इसे केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए। इसमें आपको एक डॉक्टर रूम मिल जाएगा, एक आइसोलेशन रूम मिल जाएगा, एक मेडिकल रूम मिल जाएगा और 2 बेड वाला ICU इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी IITs के बारे में आपको 2 बार पीछे बता चुका हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। तो ये दिन अंतरराष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को चिन्हित करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। फिर हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो अभी रियल मैड्रिड ने विलारियल को हरा करके ये जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है ला लीगा 2020 उसका खिताब जीत लिया है। और ये रियल मैड्रिड की 34वीं जीत है। मतलब रियल मैड्रिड ही अब तक सबसे ज्यादा बार विजेता रही है, 34 बार। उसके बाद बार्सिलोना 26 बार।
अच्छा, ला लीगा से एक पॉइंट याद रखना है आपको। भारत में ला लीगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? रोहित शर्मा को बनाया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अभी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे लियोनेल मेसी। ये बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं। बार्सिलोना एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। इसके अलावा पिछले वाले पार्ट में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है लिवरपूल, उसने अभी इंग्लैंड की वर्ल्ड फेमस फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग को जीत लिया था, तो वो भी याद रखना। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत तीसरे स्थान पर आए और ये इंडेक्स जारी किया है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। अच्छा, भारत तो तीसरे स्थान पर आए। टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए है और भारत टोटल 48 देशों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आए। अच्छा, ये तो हो गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। अभी आपको याद होगा एक इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 भी आया था जिसमें भारत 31 नंबर पे रहा था, उसमें टॉप पे था सोमालिया। उसके अलावा आपको याद होगा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 आया था जिसमें भारत 5वें नंबर पे था और उसमें टॉप पे था जापान और उसको जारी किया था जर्मन वॉच नाम के एनवायरमेंट थिंक टैंक ने। प्रश्न है कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेम पे ने। तो देश के डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन में से एक है ये फेम पे और अभी इसी ने 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो नाबालिग हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो इस बिना नंबर के डेबिट कार्ड को यूज करके जो टीनेजर्स हैं, जो नाबालिग हैं, वो बिना बैंक अकाउंट खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे और इस कार्ड पर कोई भी नंबर नहीं होगा, तो इसका जो भी डेटा होगा वो फेम पे एप्लीकेशन पर स्टोर्ड रहेगा। फिर है नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाता है। एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था, तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। और 18 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था इनका। आपको याद होगा ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे। अफ्रीका का गांधी भी इनको कहा जाता था और इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो सन 2000 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। 1993 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। तो सिंपल सा याद रखना, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया। फिर है गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा रोज क्रिस्टीन ओसुकू रेपोंडा। तो ये काफी लंबा नाम है, तो रोज क्रिस्टीन से याद रख लो या रेपोंडा से याद रख लो। ये बनी है गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको याद करवाता हूँ। सोहेल वर्क जेवड़े, ये इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। सोफी विल्म की बात करेंगे, ये बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और जुजाना केपुटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये गैबोन, ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लिब्रेविले और करेंसी है CFA फ्रैंक। फिर किसे SBI कार्ड्स का MD CEO बनाया गया? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी को। तो अभी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना MD CEO नियुक्त किया है। बाकी रोशनी नादर मल्होत्रा, अभी हमने पढ़ा था, HCL की नई चेयरपर्सन बन गई है ये शिव नादर के बाद, जो कि इनके पिताजी थे वो हट गए। फिर दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम पावह BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। अच्छा, SBI के चेयरमैन का नाम क्या है? रजनीश कुमार है। फिर है हाल ही में चर्चा में रही मधु बाबू पेंशन योजना, ये किस राज्य की है? तो आंसर होगा उड़ीसा की। अच्छा, क्यों न्यूज में रही थी ये? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने कहा है कि राज्य के जो किन्नर हैं, यानी कि जो ट्रांसजेंडर से, उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला या पुरुषों को, इसके अलावा विधवाओं को और दिव्यांग जनों को हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं,
जबकि 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग महिला और पुरुषों को 800 रुपए दिए जाते हैं। तो अब इनमें किन्नरों को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे अब उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। अगर बुजुर्ग किन्नर है तो उसे 900 रुपए मिलेंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक, ये भी याद रखना। फिर एक किस फुटबॉल खिलाड़ी ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है? तो आंसर होगा मार्कस रेशफोर्ड ने। तो इंग्लैंड के 22 साल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये मार्कस रेशफोर्ड, और अभी ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और इन्हें ये उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई इनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। अच्छा, फुटबॉल से अभी हमने प्रश्न देखा था कि रियल मैड्रिड ने 34वीं बार ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है। उसके अलावा अभी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? लियोनेल मेसी बने थे। और एक और पॉइंट देखा था हमने, हाँ, लिवरपूल, अभी लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीता था। फिर एक किसने IL-76 विमान के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ ने इस P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को बनाया है। तो IL-76 विमान, इस IL मतलब इल्यूशन IL-76 या इसे गजराज भी बोला जाता है। तो इस विमान से 7 टन वजन तक का कोई भी सामान हो वो आप आराम से गिरा पाओगे। मतलब कोई भी व्हीकल हो गया, गोला बारूद हो गए या कुछ भी 7 टन वजन तक का कोई भी आपका बड़ा से बड़ा सामान हो, वो इस विमान से आप हवा में गिरा दो, वो आराम से बिना टूटे फूटे नीचे आ जाएगा। अब बात डीआरडीओ की है। डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी डीआरडीओ ने आईना सिस्टम भी बनाया था, AINA। इसमें जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जिसमें आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो तो वहां पे आपको मशीन को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए इन्होंने ये बनाया था। फिर अभी कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रिक जहाजों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नॉर्वे के साथ। तो अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने नॉर्वे के एस्को मैरीटाइम के साथ दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जहाज बनाने के लिए समझौता किया है। तो इन जहाजों को बनाने का उद्देश्य यही है कि नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है, वहां पे माल ढुलाई के लिए उत्सर्जन मुक्त परिवहन की व्यवस्था करना, यानी कि एमिशन फ्री। उत्सर्जन मुक्त मतलब क्या हो गया अंग्रेजी में? एमिशन फ्री। और कोचिन शिपयार्ड से आप याद रखो, ये भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। नॉर्वे की बात करेंगे, इसकी कैपिटल ओस्लो है, करेंसी है क्रोन और प्रेसिडेंट हैं एर्ना सोलबर्ग। फिर एक कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल के तहत राज्य में जो कचरा निकलता है उससे बिजली बनाने का फैसला किया है। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो कचरे की समस्या खत्म होगी और दूसरी जो बिजली की कमी है वो भी दूर होगी। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी से आपको कुछ पॉइंट याद कराता हूँ। अभी NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आपस में समझौता किया है कि दिल्ली के ओखला में वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाएंगे। उसके अलावा भारतीय रेलवे ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे खोला है? तो भुवनेश्वर में खोला है, ये भी याद रखो। फिर एक किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा केट विंसलेट को। तो केट विंसलेट, इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 जो कि सितंबर में होंगे, डिजिटली यह आयोजन किया जाएगा इनका डिजिटली। उसमें ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इनको। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी जरूर, उसमें जो एक्ट्रेस थी वही है ये। क्या नाम है इनका? केट विंसलेट। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से और क्या पॉइंट याद आता है? हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो प्रियंका चोपड़ा और जो फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप, इन दोनों को भी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के रूप में शामिल किया था। ये इसका 45वां एडिशन है। बाकी ड्वेन रॉक जॉनसन, अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले बने थे ये रॉक, द रॉक के नाम से फेमस है ड्वेन रॉक जॉनसन। उसके अलावा क्लेयर कोनोर, ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी। कार्मेन रेनहार्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी ये।
फिर है, हाल ही में चीन ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान के साथ। तो अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच में पीओके के सुधनोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने समझौता किया आपस में। और ये जो आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और ये चीन आर्थिक गलियारे के तहत इन दोनों की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। पहली वाली थी 1124 मेगावाट की कोहाला बिजली परियोजना, ये दूसरी है। फिर है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम ये एमएचआरडी के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन पहली बार इसे ऑनलाइन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। निष्ठा मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो क्या होता है इस प्रोग्राम में? तो जो टीचर्स हो गए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं ताकि वो इफेक्टिवली रिजल्ट दे सके। और हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार। फिर विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है? तो आंसर होगा निम्न मध्यम। तो वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के देशों को 4 इनकम ग्रुप में कैटेगराइज किया है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर इनकम और हाई इनकम। तो वर्ल्ड बैंक इसे हर साल 1 जुलाई को अपडेट करता है और इस बार भी भारत को लोअर मिडिल पोजीशन पे रखा गया है, यानी कि निम्न मध्यम आय वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। वर्ल्ड बैंक की बात है तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। अभी एक नाम आपको याद रखना है, राजीव टोपनो का। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं ये। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कार्मेन रेनहार्ट। एक आभास झा का नाम भी याद रखो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ही दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर बनाया था इनको। फिर है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का ही एक फेमस उत्सव है। हरेला हो गया, फूलदेई उत्सव हो गया, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। इसके अलावा एक कांवड़ मेला भी पूछा जाता है, तो ये भी उत्तराखंड का है। तो प्रश्न में हम बात कर रहे हैं स्मृति वन की, तो इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून में। और ये जो स्मृति वन है ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ये जो उत्तराखंड के मशहूर गायक थे जीत सिंह नेगी, उनकी स्मृति में बनाया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सभी से कहा है कि वो अपने दिवंगत परिजनों, मित्रों की स्मृति में या किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। अच्छा ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो हरेला उत्सव है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। एक हरेली उत्सव भी होता है जो आपके छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, तो सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। ये विक्रम सिंह की जगह लेंगे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एक कपिल देव त्रिपाठी, ये भी नाम आपको याद होगा, राष्ट्रपति जी के अभी सचिव बने थे ये। और संजय कोठारी ये मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। और बिमल जुल्का ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। फिर हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर होगा समृद्धि कालिया ने। तो दुबई में रहती हैं ये भारतीय मूल की लड़की हैं समृद्धि कालिया, और अभी इन्होंने एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट 18 सेकंड में योग के 100 पोज देकर के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अलावा और नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सुचिता सतीश, जनवरी फरवरी में हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये भी दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लड़की हैं और इन्होंने 120 भाषाओं में गाने गा करके गोल्डन चाइल्ड प्रोडीजी अवार्ड 2020 जीता था। और अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था सोहम मुखर्जी के बारे में, ये भी भारतीय मूल के हैं और ये भी दुबई में रहते हैं, तीनों दुबई के हैं। और इन्होंने अभी क्या कारनामा किया, 30 सेकंड में एक पैर से 101 बार छलांग लगा करके गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। अच्छा, रिकॉर्ड की बात चल रही है इस प्रश्न में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अभी भारत ने 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आप याद रखना। फिर किसने द एंड गेम नाम का उपन्यास लिखा है? तो आंसर होगा एस हुसैन जैदी ने।
ये लेखक हैं एस हुसैन जैदी और इन्होंने ही ये उपन्यास लिखा है, नॉवेल लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। बाकी स्टीफन किंग, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स, और रस्किन बॉन्ड ने 2 बुकें लिखी है अभी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इन्होंने लिखी है होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। उर्जित पटेल तो आप जानते ही हो, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, और इनकी एक बुक है अभी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनका नाम, और इनकी बुक का नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए ये नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्हें इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। फिर हाल ही में किसे 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा मोरिसाना कोयेट और मारियाना वर्दीनॉयनिस को। तो गिनी देश के डॉक्टर है ये मोरिसाना कोयेट और ग्रीस की मारियाना वर्दीनायनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बांदे, उन्होंने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है अभी। और ये जो पुरस्कार है ये उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ये अवार्ड हर 5 साल में एक बार दिया जाता है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट होंगे, आपको याद रखने हैं। आपको याद होगा अभी हमने नेल्सन मंडेला डे भी मनाया था। कब मनाया था? 18 जुलाई को। अच्छा चलो, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है हमने मलाला दिवस कब मनाया था। अभी मलाला दिवस कब मनाया था? फिर अभी किसने हंगरी ग्रैंड प्री 2020 को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी जो हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फॉर्मूला 1 रेस हुई थी उसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये खुद तो ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि डच से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, और वोल्टेरी बोटास थर्ड नंबर पे रहे जो कि खुद फिनलैंड से हैं और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। याद रखना ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस थी। जो पहली हुई थी वो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि वोल्टेरी बोटास ने जीती थी। दूसरी स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी, और ये तीसरी है, ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। फिर अभी किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम है होप उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है होप उसको लॉन्च किया है। इसे जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, और ये जो होप मिशन है इसे एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, होप से आपको कुछ याद आता होगा, एक होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो उत्तराखंड की सरकार ने। यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है और इसकी करेंसी दिरहम है, और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। फिर है विश्व शतरंज दिवस अभी कब मनाया गया? वर्ल्ड चेस डे। तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फिडे की पेरिस में स्थापना हुई थी, इसीलिए 20 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे। थीम क्या रही इस बार की? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, और इसका मोटो भी रहा था टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। अब चेस की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो जी आकाश का नाम आपको याद रखना है, अभी 66th ग्रैंड मास्टर बने थे ये, और कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का तो नाम आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। इनके अलावा एक और नाम याद रखो, कोनेरू हम्पी का, 2019 में वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन रही थी ये। फिर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूएसए के साथ में। तो अभी भारत ने हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ में ये पैसेज नाम का एक एक्सरसाइज किया था। इसमें अमेरिका के निमित्ज युद्धपोत ने हिस्सा लिया था। ये जो निमित्ज है इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घातक हथियारों से लैस विमान वाहक युद्धपोत माना जाता है, और भारत के भी 4 नौसैनिक जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। एक तो आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कर्मोता और आईएनएस राणा ने। तो सिंपल सा याद रखो, इस एक्सरसाइज का नाम है पैसेक्स, भारत और यूएसए के बीच में हुआ ये। अच्छा, एक एक्सरसाइज अभी न्यूज में और थी, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। वैसे तो ये जापान, इंडिया और यूएसए के बीच होती है,
लेकिन अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा लियोनेल मेसी ने। अच्छा, अभी पीछे मैंने आप लोगों को किसी क्वेश्चन में बताया था कि अभी जो ला लीगा फुटबॉल लीग हुई थी 2020 वाली, जिसे रियल मैड्रिड ने जीत लिया था, तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बने थे लियोनेल मेसी। तो ये जो अवार्ड है ये उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने ला लीगा फुटबॉल लीग के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा गोल किए हों, और अभी तक सबसे ज्यादा बार यानी कि 7 बार ये अवार्ड मिल चुका है लियोनेल मेसी को। इस सीजन में इन्होंने 33 मैच में 25 गोल किए। अच्छा, मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड आपको याद रखना है। दिसंबर की बात है, हमने पढ़ा था लियोनेल मेसी दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर चुने गए थे और उन्हें रिकॉर्ड 6ठी बार बैलन ड'ओर अवार्ड मिला था, तो वो भी याद रखना। फिर अभी हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा आत्मनिर्भर। तो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सड़क के किनारे जो छोटी मोटी रेडी वगैरह ठेले वगैरह लगाते हैं, तो वो अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें, इसलिए उन्हें 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और अब इस योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि इस योजना पर निगरानी रखी जा सके और इसके काम को और भी आसान बनाया जा सके। और इस योजना से एक और पॉइंट याद रखना, शायद मैंने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था। मध्य प्रदेश टॉप पर था। मैंने अगर बता दिया है तो ये आपका रिवीजन हो गया, और नहीं बताया है तो इसको याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, जुलाई मंथ के 3rd वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इतना लेट वीडियो क्यों आ रहा है, तो कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वीडियोस, इसलिए बनाने में भी उतना मजा नहीं आता है। तो प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस बनते रहें तो उन्हें एक तो लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूला करें आप लोग, और इन्हें शेयर जरूर करा करें। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सब दूसरे भी चैनल से उन सबके बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, अपने ही क्या हो रहा है? तो अपने ये हो रहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आप लोगों की ओर से। तो सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा काम करने में भी। उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी बात समझेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वाले पार्ट में। थैंक यू गाइस।